क्या आपकी पत्नी आप पर झूठा दहेज केस करने की धमकी दे रही है, या फिर दोस्तों आपकी पत्नी ने आपके अगेंस्ट झूठा दहेज केस कर दिया है, और या फिर दोस्तों आप उस झूठे दहेज केस के दबाव में आकर के रिश्वत देने की तैयारी कर चुके हैं? यदि हाँ दोस्तों, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, क्योंकि आज हर पीड़ित पुरुष की यही कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट शुभम जैन। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक पावरफुल कंटेंट दूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से इस डोरी केसेस से आपको डील करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस कारण के पीछे का कारण ढूंढने की, क्या कारण है कि लोग आज लाखों रुपए सेटलमेंट के तौर पर देने के लिए तैयार हो जाते हैं, आज लोग लाखों रुपए रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों, वो है कानून के बारे में अज्ञानता, नो नॉलेज अबाउट द लॉ। तो दोस्तों आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि मैं एडवोकेट शुभम जैन सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेदारी निभाते हुए कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कानूनी नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड करूं। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं इसको स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि सबसे पहले मैं आपका माइंडसेट क्लियर करना चाहूंगा कि क्या आपको किस तरह से इन केसेस से डील करना है। तो सबसे पहला दोस्तों, अगर हम उसका ऑब्जेक्टिव लगाए, जो आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया है, कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कि आपको हरास करने का, आपकी फैमिली को हरास करने का, आपसे लाखों रुपए सेटलमेंट के तौर पर लेने का, रिश्वत दिलवाने का, ये सब उसका टारगेट है दोस्तों। अगर आप उससे ऐसे डर जाएंगे तो दोस्तों आप अल्टीमेटली जो उसका ऑब्जेक्टिव है आपको हरास करके पैसे लेने का, वो उनका फुलफिल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं डरना अगर आप निर्दोष हैं तो। दोस्तों दूसरा मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं आपको डरना, वो एक माइंडसेट मैं आपको बताता हूं। जितने भी हमारे इंडियन मैरिज लॉ है दोस्तों, जितने भी हमारे भारत के कानून है शादी से रिलेटेड, उसमें क्या है दोस्तों, उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट लॉज इज, जो हमारे लॉ है उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि उस शादी को बनाना, ना कि उसे तोड़ना। दोस्तों तो उसमें क्या है, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। उसमें लाइव एग्जांपल क्या है, अगर हस्बैंड और वाइफ और पति पत्नी अगर दोनों अगर एग्री भी हो जाएं कि हमें तलाक देना है, हम एक साथ नहीं रह सकते, तो दोस्तों उसमें म्यूचुअल कंसेंट का जो डाइवोर्स लेते हैं सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो उसमें भी जो पहली डेट लगती है वो सीधा 6 महीने की कोर्ट डेट देती है। ताकि वो 6 महीने की डेट क्यों दी जाती है दोस्तों, वो 6 महीने की डेट देने का कारण सिर्फ एक ही होता है कि जो अगर उस मैरिज को बचाया जा सके तो वो बच सके, अगर उनमें कोई चांसेस हो कि वो अपना घर बच जाए उनका, तो वो बच जाए। तो दोस्तों उसका यही कारण होता है। और अगर हम बात करें दोस्तों एग्जांपल के तौर पे मेंटेनेंस की, खर्चे का केस डलता है, जो अगर सिंपल डाइवोर्स भी डलता है, तो उसमें भी दोस्तों सबसे पहली डेट जो कोर्ट आपको भेजती है वो काउंसलिंग के लिए भेजती है, ताकि आपके अंदर कोई डिस्प्यूट हो तो आपका रिजोल्व हो सके, ताकि वो एक मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो कायम रह सके। तो दोस्तों इसी का ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारे कि आपकी शादी बनी रहे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसमें इसी तरह से जो 498 के केसेस होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें भी आपकी सबसे पहले काउंसलिंग कराई जाती है। ये महिला थाने में केस होता है, महिला थाने में से अगर आपके पास कंप्लेंट अगर कॉल आती है कि आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट कंप्लेंट किया, तो दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप उसको अटेंड कीजिए, आप थाने में जाइए, क्योंकि वहां पर आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा डायरेक्ट कहीं, क्योंकि हमारे जो कुछ क्लाइंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि यार मैं वहां पर जाऊंगा और मुझे कहीं वहीं पर ना बिठा ले। तो मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, वो आपको नहीं बिठाएंगे, वो आपको जस्ट आपकी सबसे पहले काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर आपका डिस्प्यूट रिजोल्व हो सके तो उसको रिजोल्व कराएंगे दोस्तों। उसके बाद बात आती है, अगर आपकी काउंसलिंग के बाद भी, अगर काउंसलिंग के बाद भी आपकी अगर बात नहीं बनती है, तो क्या होता है, फिर उसके बाद आपकी एफआईआर होती है। एफआईआर कटेगी, जो एफआईआर बोलते हैं एफआईआर कटने का। तो एफआईआर का क्या मतलब होता है दोस्तों, एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो दोस्तों जो एफआईआर कटने के बाद भी, अब क्वेश्चन उठता है अगर एफआईआर कट गई तो अब कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, तो मैं आपको दोस्तों क्लियर कर दूं कि उसके बाद भी आपकी गिरफ्तारी डायरेक्ट नहीं होती। क्योंकि दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के एक एसपी साहब नहीं कह रहे, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कह रही, ये सेशन कोर्ट नहीं कह रही, ये हाई कोर्ट नहीं कह रही, ये हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी जजमेंट्स में ये क्लियर किया है। क्या क्लियर किया है दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताऊंगा जिसमें आपके अगर 498 है मारपीट, 323, 406 और 498 एक ऐसे केसेस रिलेटेड सारी जजमेंट्स उसके अंदर आ जाएंगी दोस्तों। तो सबसे पहला केस मैं आपको लेटेस्ट जो जजमेंट बताता हूं, इसमें जजमेंट थी दोस्तों, सबसे पहली लेटेस्ट जजमेंट जो थी वो है दोस्तों सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ था, हालांकि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजों को नेग्लेक्ट किया गया था, दो चीजों को हटाया गया था। जो लेटेस्ट जजमेंट आई थी राजेश शर्मा, इससे पहले एक राजेश शर्मा जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें क्या कहा गया था कि एक फैमिली वेलफेयर कमेटी को बनाया जाए और जो फैमिली मैटर्स हैं उनको सेशन कोर्ट ही खत्म कर सकती है। तो लेकिन इस केस में इन दो चीजों को खत्म कर दिया गया था कि ये चीजें वैलिड नहीं है। लेकिन दोस्तों इस केस की और खासियत क्या थी, इस केस की खासियत ये थी कि जितने भी इससे रिलेटेड केसेस पहले थे उसने इन सभी केसेस को रिवाइव कर दिया, एक तरह से रिफ्रेश कर दिया। वो रिफ्रेश क्या कर दिया कि इस केसेस में ये बोला गया कि जितने भी सबसे पहला तो केस है कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में ये बोला गया था कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेंगे अगर कोई अर्जेंसी नहीं है। इन केसेस में 498 केसेस से रिलेटेड अगर केसेस है तो इसमें डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होंगे अगर कोई अर्जेंसी नहीं है। तो ये तो था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो दोस्तों इसमें काफी सारी जजमेंट्स की रेफरेंस दी गई थी। एक तो इसमें थी दोस्तों अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और दूसरी इसमें थी दोस्तों लाइक DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके अंदर तो दोस्तों ये था कि किस तरह से अरेस्ट किया जाएगा अगर अरेस्ट होता भी है तो। लेकिन दोस्तों जो इसमें था, एक तो इसमें मेन बात ये रखी गई थी कि द पुलिस ऑफिसर हैज टू कंप्लाई विद सर्टेन प्रोविजंस, द पुलिस ऑफिसर हैज टू कंप्लाई विद सर्टेन प्रोविजंस व्हाइल अरेस्टिंग द एक्यूज्ड इन केसेस में। तो डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होगा, अर्जेंसी नहीं है तो अगर। और दूसरा एक चीज लिखी गई थी, रिकवरी ऑफ डिस्प्यूटेड डोरी आइटम्स मे नॉट बी इटसेल्फ बी अ ग्राउंड फॉर डिनाइल ऑफ बेल। अगर आपकी रिकवरी नहीं होती है डिस्प्यूट डोरी आइटम्स की भी, तब भी वो एक ग्राउंड नहीं होगा बेल को डिनाइल करने का। दोस्तों ये तो अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको जो बता रहा था। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, एक जोगिंदरी कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जोगिंदर कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में भी ये कहा गया था कि नो अरेस्ट कैन बी मेड इन अ रूटीन मैनर ऑन अ मेयर एलिगेशन ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस मेड अगेंस्ट अ पर्सन। दोस्तों DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें तो हाउ टू अरेस्ट के बारे में बात की गई थी। तो दोस्तों टोटल मिला के जो केस आए थे इसके अंदर ये बात हुई थी कि जो अरनेश कुमार जजमेंट है, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, जोगिंदरी कुमारी जजमेंट है, इन केसेस की डायरेक्शंस को कंप्लाई किया जाए। और इन केसेस की डायरेक्शंस क्या थी, इन केसेस की डायरेक्शन ये थी कि डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि एक अर्जेंसी ना हो दोस्तों। और अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन अब उठता है अब क्या होगा, FIR के बाद क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन इसके अंदर क्या होगा, आपको सेक्शन 41A का नोटिस दिया जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर सेक्शन 41A का नोटिस दिया जाएगा, जिसमें कि आपको तफ्तीश में शामिल होना है, उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना है कि जो भी पुलिस वालों को इंक्वायरी करनी है वो आप इंक्वायरी कराइए। तो दोस्तों आप डरने की जरूरत नहीं है, आपको वो नोटिस देंगे, आप उनमें तफ्तीश में शामिल होइए, इंक्वायरी में शामिल होइए। अगर आपने कोई दोष ही नहीं किया तो आप सीधी सी बात है आप उसमें शामिल हो जाइए। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेंगे। आप में जो ये अंदर भय सताया रहता है कि मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है और मेरी पत्नी ने केस फाइल कर दिया है और मेरे पास थाने से कॉल आया है, तो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। आपकी पहले काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद भी अगर आपका रिजोल्व नहीं होता डिस्प्यूट, FIR होगी, FIR के बाद भी दोस्तों आपकी जो है 41A नोटिस दिया जाएगा, उसमें के अंदर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप नहीं है तो आपके नाम भी उसके अंदर से कट जाते हैं दोस्तों। अब इसके बाद जो क्वेश्चन उठता है दोस्तों वो उठता है जो रिश्वत का ग्राउंड भी बढ़ता है और लोगों की हरासमेंट का ग्राउंड बढ़ता है। वो ग्राउंड होता है दोस्तों उसके अंदर कुछ फैमिली मेंबर्स के नेम होते हैं, 8-10 फैमिली के मेंबर्स नेम हुए, अगर 4 है तो 4 फैमिली मेंबर्स के नेम। तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अब उनको कटवाने की बारी आती है कि इसको कटवाने के इतने पैसे, इतने कटवाने के इतने पैसे, 8 नाम कटवाने इतने पैसे। अब मैं लाइव एग्जांपल देता हूं दोस्तों। एक मेरा फ्रेंड था, उनके घर पे भी ऐसा ही केस था। उसमें क्या हुआ था, 10 फैमिली मेंबर के नेम थे और उनको कटवाने के 5 लाख रुपीस की डिमांड थी, 5 लाख रुपए, यकीन मानिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अगर आप निर्दोष हैं और कुछ नहीं किया है तो दोस्तों आपके फैमिली के नेम में वैसे भी कट जाएंगे। तो आपको कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, आप इंक्वायरी में शामिल हो जाइए, आप इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों का सपोर्ट कीजिए।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हो सकता है आपको आपके काम की ना हो, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में ये वीडियो किसी ना किसी को काम आ जाए। क्योंकि दोस्तों आज जो 90% केसेज है महिला थाने में वो यही होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।